नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तारा तारा भोज के अंदर। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप महाराष्ट्र राज्य के अंदर भाजपा की सरकार देखना चाह रही है तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स के अंदर जय हिंद जरूर लिखें। दूसरा, हमारे चैनल पर एक कंपटीशन भी चल रहा है। सही जवाब देने वाले को इनाम के तौर पर कुछ इनाम भी दिया जा रहा है, उसके अंदर आप पार्टिसिपेट जरूर करें। वहीं महाराष्ट्र राज्य से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि परसों की तारीख के अंदर जब लॉकडाउन 2 लगाया गया पीएम मोदी के द्वारा, तो बांद्रा स्टेशन पर मजदूरों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद में प्रशासन को कड़ी मकसद कर वहां से भीड़ को हटाना पड़ा। और अब उद्धव ठाकरे की सरकार पर सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि लगातार पार्टियां उन पर दबाव बनाती हुई नजर आ रही है। तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे अपनी कुर्सी को बचाने के अंदर भी लगे हुए हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे की सीएम पद से इस्तीफा और मंत्रिमंडल टूटता हुआ भी नजर आ रहा है। पूरी बात आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सीएम उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र राज्य के ऐसे सीएम है कि न तो वो विधान परिषद के सदस्य है, ना ही विधानसभा के, क्योंकि महाराष्ट्र राज्य के अंदर 2 खेमे हैं जहां पर विधान परिषद और विधानसभा 2 सीटों में से किसी एक का सदस्य होना जरूरी है। लेकिन उद्धव ठाकरे ऐसे सीएम है जो इन दोनों सीटों पर भी नहीं है। और उद्धव ठाकरे को कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो मई माह के अंदर विधान परिषद के चुनाव करवाकर वो एक पद पर आसीन हो जाएंगे और अपनी कुर्सी बचा लेंगे। लेकिन इस महामारी के चलते लगातार आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, जिसके बाद में उद्धव ठाकरे को अब डर लगना शुरू हो चुका है अपनी कुर्सी को लेकर। और उद्धव ठाकरे के पास में दूसरा ऑप्शन ये भी रहा कि उद्धव ठाकरे अगर अपने पद से इस्तीफा देकर तुरंत दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेकर सीएम बन जाए तो वो अपनी 6 महीनों के अंदर इस विधान परिषद के चुनाव करवा कर वो अपनी सीट को बचा सकती है। लेकिन भाजपा पार्टी ऐसा होने नहीं देगी, क्योंकि पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में ऑपरेशन अरुणा नामक चलाया जा रहा है, जिसकी धीरे धीरे खबरें आनी शुरू हो चुकी है। और उद्धव ठाकरे के खिलाफ में बहुत ही बड़ी प्लानिंग भी तय हो चुकी है देवेंद्र फडणवीस के तौर पर, क्योंकि जिस प्रकार मध्य प्रदेश के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा सरकार गिराई गई थी, उसी प्रकार अब एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की 57 एमएलए भाजपा के संपर्क में बताए जा रहे हैं, जो कभी भी भाजपा इसका ऐलान करके या फिर वो इस्तीफा देकर भाजपा पार्टी के अंदर आएंगे, जिसके बाद में उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देकर अपनी सरकार को पूरी तरह से भंग करना होगा। और अगर उद्धव ठाकरे के खिलाफ इस प्रकार से प्लानिंग तय हो चुकी है, उसके बावजूद भी उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना होगा, क्योंकि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने साफ तौर पर मना कर दिया कि उद्धव ठाकरे को जो 2 सीटें राज्यपाल के कोठे के अंदर रहती है मनोनीत करने की, उन सीटों पर वो उद्धव ठाकरे को कतई मनोनीत नहीं करेंगे। क्योंकि जिस प्रकार आपने देखा होगा कि सरकार जब अक्टूबर 2019 के अंदर बनी थी, उस समय भी वो भाजपा पार्टी के अंदर काफी ज्यादा दाव पेच करते हुए नजर भी आए थे। लेकिन आखिरकार में भाजपा पार्टी पूर्ण बहुमत साबित नहीं कर पाई और आखिरी में देवेंद्र फडणवीस एक दिन के सीएम बने। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और फिर से सीएम उद्धव ठाकरे ने महाअखाड़ी की सरकार गठबंधन करके बनाई। उसके बाद राज ठाकरे भी उनसे नाराज हो गए और अलग उन्होंने एमएनए पार्टी को गठन कर लिया। दूसरी तरफ एनसीपी के शरद पवार और अजीत पवार भी नाराज चल रही है उद्धव ठाकरे से, क्योंकि उन्होंने हाल ही में बयान भी दिया था अजीत पवार ने कि उनके 10 एमएलए भाजपा पार्टी के साथ कभी भी जा सकते हैं, जो उद्धव ठाकरे एनसीपी और कांग्रेस को तगड़ा झटका भी देंगे। तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपना एक्शन शुरू कर दिया है कि जहाँ पर मुरादाबाद की जो वीडियो सामने आया था, उसके अंदर जो चिकित्सा कर्मी और प्रशासन की टीमें मुरादाबाद के अंदर सेल्फ आइसोलेशन या स्कैनिंग करने के लिए वह एम्बुलेंस के द्वारा पहुंची थी और उनके ऊपर पथराव किया गया था। उसके बाद में बॉलीवुड के अंदर भी गुस्सा नजर आया था, जहां पर सलमान खान और अक्षय कुमार ने भी बयान दिया कि पुलिस अगर वो लोग नहीं मान रहे तो उनके खिलाफ आर्मी को तैनात कीजिए और आर्मी ही उनका सही ढंग से इलाज कर पाएगी। क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर भी इस प्रकार की घटना देखने को मिल चुकी है और अब यूपी के अंदर भी घटना देखने को मिलती। लेकिन योगी आदित्यनाथ को आप सभी जानते होंगे कि वो कड़े एक्शन लेने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। उन्होंने एनएसए के तहत उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है और उन्होंने ये भी कहा कि वो उन लोगों को एक पर आदमी के खिलाफ अलग से एफआईआर बनाकर एनएसए के कानून के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाए। तो दूसरी बड़ी खबर ये भी सामने आ रही है कि केंद्र सरकार ने तबलीगी की
जमात निजामुद्दीन मरकज को लेकर भी अब साफ तौर पर जाहिर हो चुका है कि मौलाना साद इसके अंदर पूरी तरह से साजिश रच रहे थे, जिसके बाद में उनके कमरे और उनके बेटों के कमरों की तलाशी भी ली जा रही है। वहीं निजामुद्दीन मरकज मस्जिद की जब तलाशी ली गई तो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं मिल पाए, लेकिन वहां पर प्रिंटर मिले 10 से 15। इसके बाद में क्राइम ब्रांच ने उनके खिलाफ बड़ी सवालों की एक लिस्ट तैयार की थी, जिसके अंदर निजामुद्दीन मरकज के अंदर जो जमाती 1900 से करीबन ऊपर विदेशी जमाती आए थे उनके खिलाफ में अल्टीमेट भी जारी कर दिया गया है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश भी हो चुके हैं। वहीं इससे पहले 860 मौलवी विदेशियों के खिलाफ ब्लैक वारंट भी जारी किया गया था, जिसके अंदर उनके वीजा और उनके पासपोर्ट को रद्द कर दिया गया था और उनके ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध भी लगा दिया गया कि वो अब कभी भी भारत देश के अंदर घुस नहीं पाएंगे या फिर आ नहीं पाएंगे। दूसरी तरफ इन 1900 जमातियों के खिलाफ में गृह मंत्रालय ने एक्शन ले लिया और उनके खिलाफ अल्टीमेट भी जारी कर दिया गया है और धरपकड़ कार्रवाई शुरू भी कर दी गई है योगी आदित्यनाथ और हर एक राज्यों के सीएमओ के द्वारा, क्योंकि लगातार इस बीमारी के आंकड़े बढ़ रहे हैं, ना तो इसकी कोई दवा मिल रही है ना इसकी दुआ काम आ रही है, जिसके चलते पीएम मोदी ने लॉकडाउन को और 15 दिन के लिए बढ़ा लिया है। कि 14 अप्रैल को पहला लॉकडाउन खत्म होने वाला था और उसी समय पीएम माननीय नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित किया और 3 मई तक फिर से लॉकडाउन को और बढ़ा लिया। उसके बाद में यूपी, दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य के अंदर दिहाड़ी मजदूर सड़कों पर आ गए, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा था कि पीएम मोदी उनके छूट करेंगे और उन्हें अपने गृह राज्यों के अंदर जाने की छूट भी मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। अब पीएम मोदी के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि 20 अप्रैल को वो बड़ी और घोषणा करेंगे, जिसके अंदर कुछ चीजों पर छूट मिलेगी, जिसके बाद में देखा यह भी जा सकता है कि वो जिलों के अंदर आवाजाही को लेकर रास्ते खोल सकते हैं, जिसके बाद में लोगों की आवाजाही और उनकी रोजी रोटी के लिए मजदूरों के कामकाज भी खुले हो सकते हैं। लेकिन लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए ऐसा भी लग रहा है कि मई माह के अंदर भी अगर इस प्रकार से अगर ये बीमारी का कोई वैक्सीन ना मिल पाई तो फिर लॉकडाउन को और बढ़ाने की भी हिदायत सामने आ जाएगी, क्योंकि पीएम मोदी लगातार कह रहे हैं कि ये लंबी लड़ाई है, कोई छोटी लड़ाई नहीं है, लेकिन लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे। दूसरी तरफ निजामुद्दीन मरकज मस्जिद को ऊपर भी अब सीएम केजरीवाल के ऐलान हो चुका है और उन्होंने कड़ी कार्रवाई के आदेश भी दे दिए और उन्होंने ये भी कहा कि निजामुद्दीन मरकज जो मस्जिद बनाई गई है वो गैर कानूनी तरीके से अगर बनाई गई है तो उनके इनकम टैक्स और पूरे कागजात को खंगाला जाए। आखिर उन्होंने 15 साल के अंदर कितना इनकम टैक्स भरा है, कौन कौन यहाँ पर आए थे और क्या इनका बैंक स्टेटमेंट है, उन सभी की जानकारी के बाद क्राइम ब्रांच ने यह भी निर्णय किया कि निजामुद्दीन मरकज गैर कानूनी तरीके से बनाई गई है, जो कभी भी गिराई जा सकती है, क्योंकि लगातार अब मौलाना साद से पूछताछ होने के बाद उनकी मस्जिद पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनकी मस्जिद को बिल्डोजर से ढहाया भी जाएगा, क्योंकि उनके बेटे और मौलाना साद के कमरों की तलाशी ली जा रही है, जिसके अंदर बड़ा खुलासा होने की पूर्ण क्राइम ब्रांच ने संभावना भी जताई है, जिसको लेकर मौलाना साद अभी भी अब अचंभित रहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पहले ऑडियो वायरल मैसेज के अंदर साफ तौर पर और अपने वकील से कहवा कर ये कहा था कि वो सेल्फ आइसोलेशन और होम क्वारंटाइन के अंदर बैठे हुए हैं, पिछले 10 से 15 दिनों के अंदर वो बाहर नहीं आ सकते, उसके बाद में ही वो सवालों के जवाब देंगे। लेकिन अब उनके होम क्वारंटाइन के अंदर और आइसोलेशन के अंदर रहने का समय पूरा हो चुका है, करीबन 15 दिन का जो लॉकडाउन था उससे पहले वो इसके अंदर गए थे, लेकिन वो अब अपने सवालों से मुकर चुके हैं और अपने सवालों का जवाब भी नहीं दे रहे। इसके बाद में क्राइम ब्रांच ने यह भी तय कर लिया है कि मौलाना साद अगर अपने आप खुद सामने नहीं आते तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। वहीं जिसको लेकर मौलवियों के अंदर भी हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि लगातार जो विदेशों से मौलवी आए थे उनके भी ऊपर धरपकड़ कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जहां पर अल्टीमेट जारी होने के बाद वो मौलाना कहीं ना कहीं छुपे हुए भी नजर आ रहे हैं। और जिस प्रकार मुरादाबाद के अंदर जो घटना देखने को मिली थी उसके बाद में प्रशासन और भी सख्ती बरतता हुआ नजर आ रहा है। वही कई राज्यों के अंदर लगातार इस मरीजों के आंकड़ों की संख्या बढ़ती जा रही है। सबसे पहले बात करें महाराष्ट्र राज्य के अंदर करीबन 2000 से ऊपर का आंकड़ा हो चुका है। दूसरे नंबर पर दिल्ली चल रही है, तीसरे पर तेलंगाना है और चौथे नंबर पर राजस्थान में करीबन 1000 से ऊपर लोग हो चुके हैं। और पूरी दुनिया की बात करें तो करीबन 20 लाख से ऊपर मरीजों के आंकड़े हैं, जिनके काफी ज्यादा लोग सही और स्वस्थ होकर घरों की ओर भी लौटे हैं। लेकिन लगातार जिस प्रकार ये विदेशों के अंदर भी आंकड़े लगातार बढ़ रहा है, भारत अकेला देश ऐसा नहीं है
जहां ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। पूरे विश्व के अंदर ऐसे ही आंकड़े धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जैसे अमेरिका, ईरान, चीन के अंदर एक और फिर से दस्तक दे दी है वायरस ने, जिसको लेकर प्रशासन अब पूरी तरह से सख्त हो चुका है और देखना ये होगा कि अब किस प्रकार से आगे एक्शन लिया जाता है। क्योंकि जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे की कुर्सी को झटका लग रहा है, उसी प्रकार मध्य प्रदेश के अंदर सियासी घमासान फिर से मच चुका है। क्योंकि मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान को लेकर भी खबरें सामने आ चुकी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंत्री पदों को लेकर भी अब खींचातानी शुरू हो चुकी है। क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, जो भाजपा पार्टी के अंदर अभी हाल ही में शामिल हुए कांग्रेस की सरकार को गिराकर, लेकिन अब बड़ा गड़बड़ घोटाला भी नजर आ रहा है। वहीं आप जुड़े रहे हमारे साथ में, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। हमारे चैनल पर जुड़े रहे, धन्यवाद।